अब यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा कि आराम से 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E जो हमें दिया गया है, तो पहले हमें दिया गया है E बराबर कितना यहाँ पे दिया गया है, देखा जाए E बराबर दिया गया है 3 × 10 की पावर कितना 3I न्यूटन पर कूलम पर विचार कीजिए। नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल y z तल के क्या है समांतर है। यह जो हमारा क्षेत्र है यह एक वर्ग बनाया जा रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जो कैसे हमारा हो रहा है yz मतलब y अक्ष और z अक्ष तल के क्या हो रहा है समांतर है। वर्ग कैसा हो रहा है y अक्ष और z अक्ष के समांतर हो रहा है। तो चलो पहले बना लिया जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि हम पहले क्या बनाने वाले हैं, चित्र बनाएंगे। यहाँ पे इसमें वैद्युत क्षेत्र क्या दिया गया है I कैप। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है हमें I कैप। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम जानते हैं जब I कैप J कैप हमने कक्षा 11 में पढ़ा है कि हमारे अगर 3D आता है तो वहाँ पे क्या होता है, यह अक्ष को हम क्या कहते हैं I कैप और y अक्ष को J कैप और z अक्ष को क्या कहते हैं, z अक्ष को हम क्या कहते हैं K कैप। यही कहते हैं ना, यह y अक्ष हो जाएगा, यह कौन सा अक्ष हो जाएगा हमारा x अक्ष हो जाएगा। अब इसके आगे इसके बाद दिखा रहा है वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे है x, I कैप का मतलब कहाँ पे हो गया x अक्ष की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे हमारा हो रहा है x अक्ष की दिशा में हो रहा है। अब उन्होंने कहा क्या, तो हमें एक वर्ग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग बनाना है जिसका तल कैसा है y अक्ष और z अक्ष के क्या है समांतर हो रहा है। चलो एक वर्ग बनाया जाए। यहाँ पे एक हमने वर्ग बनाया, यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया जिसका तल कैसा हो रहा है, देखा जाए तल कैसा हो रहा है हमारा, यह एक वर्ग है, यह हमारा एक वर्ग रहेगा, थोड़ा छोटा कर दिया जैसे, एक वर्ग रहेगा जिसका तल कैसा रहेगा हमारा, यह तल एक भुजा y अक्ष के समांतर होगी और दूसरी भुजा किसके समांतर होगी, हमारा z अक्ष के कैसे होगी समांतर होगी। अब तो अगर यह भुजा हमारा वैद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, यह वैद्युत क्षेत्र हमारा कहाँ पे रहा, यहाँ पे देखा जाए तो x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र रहा। अब अगर हम जानते हैं अगर यह पृष्ठ है तो वैद्युत जो हमारा क्षेत्रफल लिया जाता है इस पृष्ठ के कहाँ पे लिया जाएगा, लंबवत लिया जाएगा। अगर यह पृष्ठ रहा तो क्षेत्रफल कहाँ लिया जाएगा, पृष्ठ के लंबवत लिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे यह पृष्ठ हो गया हमारा, पृष्ठ यह हो गया, अब क्षेत्रफल कहाँ पे लिया जाएगा, इसके लंबवत। अगर यह yz तल की बात किया तो यह पृष्ठ ऐसे हो गया हमारा, अब क्षेत्रफल कहाँ पे लिया जाएगा, इसके लंबवत, इस तल के लंबवत, अर्थात यह हमारा क्षेत्रफल देखा जाए ds, क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल की भी दिशा का yz के समांतर है, तल हमारा कैसा रहा y अक्ष और z अक्ष के समांतर, अर्थात क्षेत्र उसके लंबवत दिशा कौन सी हो जाएगी, तब x अक्ष की दिशा में होगा हमारा क्षेत्रफल कहाँ पे हो जाएगा, तब x अक्ष की दिशा में। तो यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा कैसी हो जाएगी, क्षेत्रफल की दिशा, दिशा भी हमारी कैसी हो जाएगी, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा कोण कितना बन जाएगा। अब यह बताइए विद्युत क्षेत्र कहाँ पे जा रहा है, आगे की ओर, क्षेत्रफल की दिशा भी कैसी है, आगे की ओर। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है क्या फ्लक्स, कितना फ्लक्स होगा। तो यहाँ से हम जानते क्या है कि E बराबर फाई बराबर कितना होता है, E वेक्टर E ds cos थीटा। अब थीटा बराबर में कितना रखना है, 0 डिग्री। अब यह हमें वर्ग का क्षेत्रफल, पहले यहाँ पे देखें कि वर्ग की भुजा कितनी दी गई। यहाँ से अगर देखा जाए इसको लिखने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखने क्या, वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, यहाँ पे देखा जाए 10 सेंटीमीटर की हमें दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसे मीटर में करें तो 10/10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो गया। अब अगर क्षेत्रफल निकाला जाए इसका तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बता दो, भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या इसका 2 बार गुणा मतलब 10 × 10 की पावर -2, फिर गुणा करना है 10 × 10 की पावर कितना -2, तो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। तो क्षेत्रफल ds कितना आ जाएगा हमारा, 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, और ये 2 - 2 मिलकर कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल देखा जाए तो
ds बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और यह हो जाएगा 10 की पावर -4, अर्थात हमारा ds क्षेत्रफल इक्वल कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 मात्रक क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब लिखेंगे अतः वैद्युत फ्लक्स बराबर, अतः वैद्युत फ्लक्स अब हमें निकालना क्या है वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा E ds cos थीटा। अब cos थीटा का मान हमें कितना दिया गया है 0 डिग्री, तो यहाँ से फाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा E का मान हमारा कितना हो गया 3 गुणे 10 की पावर कितना 3 मल्टीप्लाई ds का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे 10 की पावर -2 और cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आधार समान तो घातें हमारी क्या होती है जुड़ जाती है, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा 3 और जब जुड़ेगी तो +3 -2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 का 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 10 से कितना हो जाएगा 30, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या होगा दूसरा प्रश्न। अब हमसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसी वर्ग से गुजरने वाले, यह जो वर्ग है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि जिसके तल का x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या रहे हैं कि यदि यह हमारा जो x अक्ष के साथ 0 डिग्री का वर्ग इन्होंने कहा ऐसा ही है, लेकिन जो हमारा कोण बन रहा था इस बार हमारा यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाए, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा या फिर क्षेत्रफल की दिशा हमारा थीटा का मान कितना बनाना लगे यहाँ से x अक्ष के साथ 60 डिग्री का बनाना लगे। तो यहाँ से लिखेंगे जब थीटा कितना हो जाए हमारा, जब कोण कितना हो जाए x अक्ष के साथ x अक्ष से कितनी डिग्री का कोण बनाए, कितने 60 डिग्री का कोण बनाए तब हमें क्या निकालना बता दो वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स बराबर, तब वैद्युत फ्लक्स देखा जाए कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर फाई बराबर, फिर हम सूत्र वही यूज करेंगे E ds cos थीटा। अब यहाँ पे हमें फिर थीटा के बराबर कितना रखना है इस बार, थीटा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा देखा जाए यहाँ से E का मान हमारा कितना रहा 3 गुणे 10 की पावर 3 और क्षेत्रफल कितना रहा 10 की पावर -2 और cos कितना हो जाएगा 60। अब देखा जाए इसको फिर हम घटाएंगे तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 गुणे 10 बचेगा 10 की पावर या घटेगा तो हमारा 1 हो जाएगा। अब cos 60 का मान कितना होता है 1/2, अब इसका इसमें गुणा होगा तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 30 गुणे 1/2, ये इससे कटेगा तो हमारा फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मात्र फिर कितना हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो इसको हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना 16वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अभ्यास, कह रहा है 15वें क्वेश्चन की एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र हमारा यही रहेगा और भुजा कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि जिसके फलक निर्देशांक अक्षों के समांतर है। मतलब ऊपर वाला प्रश्न जो हमारा कह रहा था कि तल किसके समांतर हो रहा था y और z, जो हमारा वर्ग बन रहा था उसका तल किसके समांतर हो रहा था। अगर देखा जाए ये हमारा चित्र तो उसमें देखा जाए हमसे क्या रहा था, एक हमें यहाँ पे क्या बनाना है बता दो, एक घन का निर्माण करना है जिसका तल कैसा होगा हमारा फलक निर्देशांक अक्षों के समांतर होगा। तो कौन कौन से निर्देशांक अक्ष होंगे, एक x होगा, एक y होगा, एक क्या होगा z होगा। कह क्या रहा है कि सॉल्व अगर इसे किया जाए, हमसे कह रहा है प्रश्न घन का निर्माण कीजिए, घन जिसके क्या है तल निर्देशांक अक्षों, मतलब x अक्ष y अक्ष और z अक्ष, निर्देशांक घन जिसके तल निर्देशांक अक्षों के समांतर है, निर्देशांक अक्षों के समांतर हैं। अब चलो बनाया जाए, हमें घन का निर्माण करना है जिसके हमारा ऐसा घन बनाना है जिसका तल, मतलब अगर एक घन बनाया जाए, पहले यहाँ पे देखा जाए हमने एक घन बनाया, यहाँ पे घन बनाया जाए,
अब ये घन कैसा हो रहा है, इसके तल कैसे हो रहे हैं, इसके तल हमारे कैसे हो रहे हैं, निर्देशांक अक्षों के समांतर हो रहे हैं। ठीक है, तल एक तल कैसा हो जाएगा हमारा, या एक तल किसके समांतर हो जाएगा, उन्होंने कहा कि एक हमने घन का निर्माण किया, यह घन के तल कैसे हो रहे हैं, एक भुजा वाला तल कैसा हो गया, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला तल किसके समांतर हो गया, एक्स अक्ष के समांतर हो गया। ऊपर वाला और नीचे वाला तल कैसे हो गया हमारा, एक्स अक्ष के समांतर। और यह वाला तल किसके समांतर हो गया हमारा, वाई अक्ष के समांतर। और यह वाला तल किसके समांतर हो गया, जेड अक्ष के। ध्यान दीजिए फिर से, यह वाला तल किसके समांतर हो गया, यह वाला तल हमारा एक्स अक्ष के समांतर हो गया। और यह ऊपर वाला तल, यह जो जा रहा है, ये किसके समांतर हो गया, वाई अक्ष के। और यह वाला तल किसके समांतर हो गया हमारा, यह वाला तल हमारा किसके समांतर हो गया, जेड अक्ष की क्या हो गया, समांतर हो गया। तो हमने घन का निर्माण किया जिसके तल क्या हो रहे हैं, तीन निर्देशांक अक्षों के समांतर हो रहे हैं। तो कह रहा है कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा इससे। तो अच्छा हम देखें, तो नेट फ्लक्स गुजारने के लिए पहले हमें वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, जो वह किसके समांतर जा रहा है, एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है। तो हम इसमें अगर एक्स अक्ष के समांतर वैद्युत फ्लक्स गुजारे तो वैद्युत फ्लक्स कैसे जाएगा, यह देखा है, यह अगर हमारा, तो वैद्युत फ्लक्स कहां से निकलेगा, इस तल से निकलेगा, इससे प्रवेश करेगा, इस दिशा से क्या, इस एक फलक से प्रवेश करेगा, और इस वाले फलक से क्या हो जाएगा हमारा, बाहर निकल जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक दिशा से प्रवेश करेगा, दूसरी दिशा से क्या हो जाएगा, दूसरे फ्लक्स से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से देखा जाए, इससे क्या हो गया हमारा, बाहर निकल गया। तो अब यहां पे समझेंगे, यह हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र E हो गया। एक फलक से प्रवेश किया, दूसरे फलक से क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्या एक्स वाले तल से वैद्युत फ्लक्स से कुछ गुजरेगा, कुछ भी नहीं गुजरने वाला है, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स, हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है बताओ, एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है। यह जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र जो दिया गया है E, वह किसके समांतर हमारा रहा, एक्स अक्ष के समांतर रहा। अब जब एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है, तो ये जो घन बना है, घन के एक फलक, ये वाई जेड फलक से इंटर करेगा, मतलब प्रवेश करेगा, एक फलक से प्रवेश करेगा और दूसरे भाग से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, कह रहा है इससे कुल फ्लक्स कितने गुजरने वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि फलक के एक भाग से, एक वाई जेड तल से क्या हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स पहले प्रवेश कर रहा है और दूसरे भाग से क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। अर्थात कुल फ्लक्स की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा, क्या इसके मध्य में कोई फ्लक्स बचेगा, कोई वैद्युत क्षेत्र बचेगा नहीं। तो लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, फलक घन के एक फलक से, और वो फलक कौन सा हमारा है, वाई जेड। एक फलक, वह फलक कौन सा है, वाई जेड। ठीक है, फलक वाई जेड, फलक या अक्ष, वाई जेड अक्ष, ठीक है ना। एक फलक से, घन के एक फलक से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, या वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं और दूसरे फलक से, एक फलक से प्रवेश कर रही है और दूसरे फलक से क्या हो जा रही है, बाहर निकल जा रही है। और दूसरे फलक से बाहर निकल जाती हैं। अर्थात कुल फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, इसके अंदर कोई फ्लक्स परिवर्तन होगा, जितना जा रहा है उतना क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो अर्थात कुल फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य होगा। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा। अब यहाँ से अपना 17वां प्रश्न लिखेंगे। हमसे क्या रहा है, कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स दिया गया है।
तो यहाँ से हमें अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, नेट विद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से फाई का मान हमें कितना दिया गया, वहां पे लिखा जाए 8 गुणे 10 की पावर कितना 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा कूलम। अब फिर क्या रहा है क्या, तो नंबर 1 हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन या गॉस की प्रमेय से, प्रमेय से हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि अगर हम कुल विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो अच्छा कुल आवेश की बात करेंगे तो वहां पे किसका प्रमेय लगाना पड़ेगा, गॉस की प्रमेय हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा q अपान एप्सिलॉन 0। हमें कुल आवेश पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, कुल आवेश क्या पूछा जा रहा है, कुल आवेश पूछा जा रहा है यहाँ पे हमसे q। तो इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा q। फाई का मान दिया है 8 गुणे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 8 का मान था 8.8 5 गुणे 10 की पावर कितना -12 कूलम। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 8 में से 40 का 0, 8 6 48, 48 4 52 और सर 8 6 48, 8 64, 8 64 64 और 4 68, 8 64 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। अब दशमलव कितने की लगा हमारा 2 अंक। अब इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -9 कूलम। अब एक अंक दशमलव इधर आएगा तो एक पावर हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 7.08 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 कूलम। ये हमने क्या निकाल लिया इसका आवेश। तो इसे नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। अब हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, अब हमसे उसके बाद कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी फ्लक्स शून्य है। कह रहे हैं यह हमारा जो बॉक्स बनाया गया था, अगर एक हमने बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, अब उन्होंने कहा क्या कि इस बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहुमुखी विद्युत फ्लक्स कितना है, शून्य है। आगे क्या करें यहाँ पे लिखा जाए, इन्होंने कहा कि इस बॉक्स के पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स बराबर का मान कितना दे रहा है हमारा यहाँ पे, फाई बराबर कितना दे रहा है 0। तो हमसे कह रहा है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कौन आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पे समझा जाए, अगर यह कह रहे हैं कि इस बॉक्स के भीतर कुल विद्युत फ्लक्स कितना है 0 है, तो हम पहले अगर कुल विद्युत फ्लक्स को 0 कह रहा है तो यहाँ पे बात की जाए तो हम फाई बराबर अभी बताया गया क्या होगा कि q अपान एप्सिलॉन 0। दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा ये फाई का मान 0 होने की दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश ही ना हो। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन जब बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, शून्य होगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, समझा है, हम जानते हैं आवेश को किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है, साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जाता है। तो अगर यहाँ पे जितने प्लस आवेश हैं उतने ही क्या हो जाए, माइनस आवेश हो जाए, तभी तो हमारा कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बॉक्स में जितने धन आवेश हों उतने ही क्या हो जाए, ऋण आवेश हों तब भी हमारा क्या हो जाएगा बता दो, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, शून्य होगा। दो कंडीशन हमारी होगी, पहला हो सकता है इसके अंदर कोई आवेश ही ना हो तभी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि q 0 तो भाग करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। और दूसरा जितने धन आवेश हो उतने क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, तब भी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन होंगी क्या, वैद्युत फ्लक्स के 0 होने की। तो इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे इसके बाद। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 18वां, तो यहाँ से क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर
ऊंचाई पर कोई आवेश 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, ठीक है ना। इस वर्ग के से गुजरने वाला हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। चलो तो पहले हम बना ले, एक वर्ग बनाया गया है। अब इस वर्ग से कितने मीटर ऊंचाई पर, 5 मीटर ऊंचाई पर हमें क्या निकालना है, यह भुजा हमें दी गई है वर्ग कितनी होगा तो 10 सेंटीमीटर की। तो पहले अगर हम सॉल्व करें तो दिया गया है वर्ग की भुजा कितनी रही 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब आवेश कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आवेश की मात्रा q बराबर हमें कितनी दी गई है 10 माइक्रोकूलम। तो इसे बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। अब यह बताइए, अगर हमसे पूछ रहा है कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, तो अगर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो सबसे पहले हमें एक बंद पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब गॉस की प्रमेय लगती है तो क्या उसमें कहा था, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाएं जितना वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, उसके कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये तल है तो एक बंद पृष्ठ तो हमारा है नहीं, अगर यह एक उत्तल का मतलब यह हमारा एक वर्ग ही है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। तो बंद पृष्ठ कैसे बनेगा इसका, हमें एक घन का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि घन कैसा होगा, अब वह घन क्या होता है 6 वर्गों से, कितने वर्गों से, टोटल हमारा 8 वर्गों से मिलकर बना होगा, सॉरी 6 वर्गों से मिलकर बना होगा हमारा वर्ग। तो अगर देखा जाए तो हम इसे एक घन की रचना करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हमने एक क्या किया, 6 फलकों से मिलकर बना होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखा जाए, तो अब हमने यहाँ पे निर्माण किया एक घन का। अब ये घन का निर्माण किया तो इसके प्रत्येक कोने को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना भी पड़ेगा। यह मिला दिया गया। अब यह हमारा क्या है, एक बंद पृष्ठ का निर्माण कर दिया। अब इसके प्रत्येक फलक किसके आकार के होंगे, हमारे वर्ग के आकार के होंगे। तो किसी एक फलक से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर हम क्या निकाल लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि घन, एक घन का बनाया गया, घन की प्रत्येक भुजा कितनी हमारी रही 10 सेंटीमीटर। लेकिन घन की प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो घन से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बराबर, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए हमारा फाई बराबर कितना होता है q/ε0। तो घन की कितनी फलकें होंगी, टोटल 6 फलकें। तो 6 फलकों से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा q/ε0। हमें निकालना सिर्फ एक फलक से, मतलब वर्ग से ही निकालना है ना, किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे घन के एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान दिया जाए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना आ जाएगा, घन के एक फलक से। तो कितने फलक होते हैं हमारे टोटल, दरवाजा, यहाँ घन के हमारे टोटल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। कितने फलक से निकालना, केवल एक फलक से। तो कितना आ जाएगा q/ε0 बटे में कितना आ जाएगा 1/6। ऐसा 1/6 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें एक फलक से निकालना, टोटल कितना हमारा कितने फलकों से गुजर रहा है 6 फलकों का दिया गया है। तो एक फलक का निकालना रहेगा तो 1/6 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर हमें अब लिखेंगे निकालना है वैद्युत फ्लक्स का मान, तो q का मान हमारा कितना हो गया 10 × 10 की पावर कितना -6, और 6 ऐसे पड़ा रहा। एप्सिलॉन का मान कितना हो गया 8.8 5 × 10 की पावर -12। इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 बराबर देखा जाए 10, यह पावर ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -6, और कितना आ जाएगा यह +12 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 53.1 हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 × 10 की पावर कितना आ जाएगा +6, अब बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे दिया 53.1। अब भाग करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.188 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 6। अब एक हम दशमलव इधर जाएंगे तो फाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 1.88 × 10 की पावर 5। मात्रा कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
कूलाम। तो ये हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे अपना 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हमें क्या करना है, बताना है। ध्यान पड़ा दो यहाँ पे। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए अगर सॉल्व किया जाए यहाँ पे, तो हमारा पहले से कुल आवेश कितना दिया, पृष्ठ पर कुल आवेश कितना दिया गया है यहाँ पे, कुल आवेश बराबर Q बराबर हमें दिया गया है 2 माइक्रो कूलाम, अर्थात हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्या, गॉसियन पृष्ठ से के केंद्र पर स्थित है। यह हमारा जो आवेश है यह कहां पे स्थित है, गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर। तो कह रहा पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब हमें निकालना है कुल विद्युत फ्लक्स। क्या निकालना, कुल वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना, फाई का मान। तो हम अगर देखें, लिखेंगे क्या, घनीय पृष्ठ से बद्ध, घनीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर, वैद्युत फ्लक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, फाई बराबर कितना आ जाएगा बता दो, कुल आवेश बटे कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से फाई बराबर हम निकाले तो कितना आ जाएगा, कुल आवेश कितना दिया है 2 × 10⁻⁶ और बटे में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12। अब इससे अगर डिवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटा दिया जाए यहाँ से, तो 100 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो यह हो जाएगा 200 बटे कितना आ जाएगा 8, कितना 885। और ये 10 की पावर ऊपर जाकर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -6 है और कितना हो जाएगा 10 की पावर 12। अब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.119 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है। अब एक अंक दशमलव घट जाएगा तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 1.9 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 5। मात्रा कितना हो जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हमसे कह क्या रहा है, कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना दिया गया है। तो हमें सबसे पहले दिया क्या गया है, सॉल्व में देखा जाए कि वैद्युत फ्लक्स 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना दिया गया, यहाँ पे देखा जाए फाई इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पे -1 गुणे 10 की पावर कितना 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या कूलम। नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखा जाए, देखेंगे जब अच्छा पहले हम जानते क्या है, फाई बराबर होता क्या है, गॉस के नियम से, गाउस प्रमेय से देखा जाए, गाउस प्रमेय से देखा जाए तो ये हमारा फाई बराबर कितना होता है, यहाँ पे Q/ε0। यह बताइएगा क्या इसमें त्रिज्या का कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दो गुनी कर देने पर वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह बल फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स
फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात तब फ्लक्स का मान कितना रहेगा, जितना दिया हुआ था उतना बड़ा रहेगा। तो I बराबर कितना हमारा रहा, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, उतना ही हमारा बड़ा रहेगा। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस Q का मान पूछ रहा है, लिखेंगे अतः अब 20 दूसरा वाला लिखा जाए, लिखेंगे बिंदु आवेश का मान बराबर क्या, बिंदु आवेश का मान अगर निकाला जाए तो यहाँ पे फाई बराबर कितना होता है, Q/ε0। तो इसका यहाँ पे गुणा कर दें तो Q बराबर कितना आ जाएगा, ε0 फाई। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, ε0 का मान 8.8 5 × 10⁻12 और फाई का मान कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, -1 × 10⁻³ और कितना हो जाएगा, मात्र 2 से हमारा बड़ा आएगा। अब -1 का अगर इसमें गुणा किया जाएगा तो हमारा कितना रहेगा बताओ, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आगे चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8.85। अब यह पावर घटेगी जब तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारा -9 कूलम। अच्छा ये बताइए, हम जानते हैं 1 कूलम, देखो हम जानते हैं अगर इसको हम इतने को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 नैनो कूलम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 नैनो कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -1 नैनो कूलम बराबर 1 नैनो कूलम बराबर 10 की पावर -9 कूलम। तो अगर 10 की पावर -9 कूलम दिया है तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर सही है, और अगर इसको और थोड़ा आगे लेकर जाकर छोड़े तो इतने के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, 8.85। इसके स्थान पे लिख सकते हैं नैनो कूलम, हो जाएगा नैनो कूलम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसे नोट कर लेंगे, फिर आगे अब इसके बाद हम कल देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है ना। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए और अच्छे से अपनी फिगर बनाइए।